हेलो एवरीवन, वेलकम इन जयश्री एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विविध एक्सरसाइज, मिसलिनियस जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3 की हम वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको 6 क्वेश्चन तक तो पिछले वीडियो में बता दिया था और आपने वो कर भी लिए होंगे, आपको आसानी से आ भी गए होंगे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में आपको बता देती हूँ, क्योंकि आगे इसी के क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। तो हम पहले बात करने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, यानी सममित आव्यूह की। आज हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहले सममित आव्यूह क्या होता है। मान ली कोई ए मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। हमें इस ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनानी है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब ए और यहाँ पे टी लिखते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह, जिसमें रो को कॉलम में लिख दे या तो हम, या कॉलम को रो में लिख दें। इस ए की हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनानी है। और यदि ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो हमने बनाई है वो दोनों इक्वल आए, ए इक्वल्स टू ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए दोनों, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, सममित आव्यूह कहलाएगा। ये देखिए ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज आ जाए तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है कि ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। और इसके विपरीत है वो विषम सममित आव्यूह में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह में क्या होता है? ए कोई हम मैट्रिक्स लेते हैं, जब इसकी हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ये इसके इक्वल नहीं होती है, बल्कि इनमें एक माइनस के साइन का ही अंतर रहता है। ए आती है माइनस ए की ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस का ए। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के भी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के भी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स ये है हमारी 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे भी -3 और यहाँ पे एलिमेंट है 4। ये 2 × 2 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है। हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हमें इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने पड़ेगी सबसे पहले। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब हम निकालते हैं तो हम रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज, कुछ भी कर सकते हैं एक हम। तो मैंने इसको रो में कॉलम में चेंज कर रही हूँ मैं। 2 -3 आ रहा है इसकी रो में, तो मैं 2 और -3 इसके कॉलम में लिख देती हूँ। ये -3 4 इसको मैं कॉलम में लिख देती हूँ। ये देखिए, ये भी 2 × 2 ऑर्डर की हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिली है। अब हम देखें ए और ए ट्रांसपोज सेम है या इनमें माइनस का साइन अलग आ रहा है। तो हम देखते हैं तो इन दोनों ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये है कि ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हुआ। इसका मतलब ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लें, दूसरे एग्जाम्पल में मैं लेती हूँ। ये मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ये 0 -2 2 और 0। ये हमारी ए कोई मैट्रिक्स है। इसकी हमें जांच करनी है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी टेस्ट करने के लिए इसकी हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाते हैं सबसे पहले। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में वही रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं हम। 0 -2 2 और ये 0। ये देखिए, अब हम देखते हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, इनमें एक माइनस के साइन का ही अंतर है। ये देखिए, ए ट्रांसपोज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इसका मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ, ये आपको थोड़ा उल्टा लग रहा होगा, मैं आपको बताती हूँ अभी। 0 -2, यहाँ पे मैं 2 और 0। अब माइनस के 1 को आप वापस मल्टीप्लाई कीजिए, इससे -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आया। -1 को -2 से तो प्लस का 2 आया, ये देखिए प्लस का 2। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 आया। -1 को 0 से करेंगे तो 0 ही आया। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस साइन का ही अंतर था। और अब ये देखिए, ए मैट्रिक्स है वो इसके सेम आ चुकी है, सिवाय माइनस के साइन और आया यहाँ पे। तो हम इस माइनस साइन को इधर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया ए है वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ये देखिए, ए है वो माइनस के ए ट्रांसपोज के इक्वल है। वाली जो हमारी मैट्रिक्स बन रही है ये तो ए के इक्वल है। ये देखिए, ये तो ए के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन और अलग से आ रहा है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए लिख दें या ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज लिख दें। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है और इसके क्वेश्चन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक तो सॉल्व कर लिए थे। अब 7 से आते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए जो दे रखी है हमें, था बी इस प्रकार का आव्यूह है कि ए ट्रांसपोज बी और ए बी
ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित हैं। परिभाषित का मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज को हम बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ए को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई की जो मैंने कंडीशन बताई थी कि इसकी रो के बराबर कॉलम होना चाहिए, वो वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। परिभाषित है तो बी का ऑर्डर हमें लिखना है, बी का ऑर्डर हमें लिखना है। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आई है ध्यान देने की। ए का ऑर्डर तो हमें दे रखा है, ए तो 3×4 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स दे रखी है। अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं कि ए ट्रांसपोज बी और ए बी ट्रांसपोज भी परिभाषित हैं। तो सबसे पहले हम ए का ऑर्डर 3×4 है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर आएगा 4×3, ये आएगा इसका ऑर्डर। इसके बाद ए ट्रांसपोज बी ये परिभाषित है। इसका मतलब हुआ कि ए ट्रांसपोज को जब हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कौन सा है ए ट्रांसपोज का, इसमें 4 तो रो हैं, 1 2 3 4, ये 4 तो रो हैं इसमें और 3 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है ए ट्रांसपोज में। ये बी से मल्टीप्लाई कब हो सकता है, जब इसमें 3 कॉलम हो तो इसमें 3 रो हो, ये 3 रो हो किसमें, बी में, क्योंकि ए ट्रांसपोज और बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और ये वाली बी मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स का हमें कुछ भी नहीं पता है कि बी मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो होंगी, कितनी कॉलम होगी। तो ये देखिए ए ट्रांसपोज में तो 4 तो रो हैं, 3 कॉलम है। तो ये ए ट्रांसपोज बी से मल्टीप्लाई कब होगा, जब इसके 3 कॉलम है तो इसमें 3 रो होने चाहिए, क्योंकि हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 3 तो क्या होने चाहिए, बी में रो होनी चाहिए। तो बी में हमें रो की संख्या तो मिल गई है, रो है इसमें 3, बी में रो तो मिल गई 3। इसके अब हमें कॉलम के लिए दूसरा और दे रखा है, ये ए बी ट्रांसपोज बी क्या है, परिभाषित है। ये देखिए बी में रो कितनी है 3, तो बी ट्रांसपोज में कॉलम कितनी होंगी, कॉलम होंगी इसमें 3। यही तो होता था, इसको 3×4 लिखते थे, इसको 3×4 लिखते थे हम, तो ए ट्रांसपोज में 4×3 लिखते थे। अब हमें बी में रो की संख्या तो पता चल गई है लेकिन कॉलम की नहीं पता चली है, लेकिन बी ट्रांसपोज में कॉलम उतने ही होंगे जितने बी में रो थी। ये देखिए इसी को हम रो को ही तो हम कॉलम में चेंज करते थे, तो बी ट्रांसपोज के कॉलम में 3 कॉलम होंगे बी ट्रांसपोज के। और ए बी ट्रांसपोज हमें दे रखा है कि ये डिफाइंड है, तो ए बी ट्रांसपोज ए में हमें 3×4 का ऑर्डर दे रखा है, तो इसमें 3 तो रो है, ये देखिए 3 तो रो है ए में और 4 इसमें क्या है, कॉलम है, 1 2 3 4, ठीक है। और ए बी ट्रांसपोज में हमें दे रखे हैं कि 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम दे रखे हैं। अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई मतलब ये डिफाइंड दे रखे हैं हमें, ये परिभाषित है। तो ये ए बी ट्रांसपोज से कब मल्टीप्लाई होगा, इसमें 4 कॉलम है तो इसमें 4 रो होने चाहिए। इसका मतलब बी ट्रांसपोज में जो रो है उनकी संख्या आ गई है 4 आ गई है। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, बी ट्रांसपोज का 4×3 ऑर्डर होगा, क्योंकि रो इंटू कॉलम करते हैं हम, रो इसमें 4 आ रही है, कॉलम इसमें 3, तो 4×3 ऑर्डर की आएगी। लेकिन बी का ऑर्डर क्या होगा, 3×4 होगा, ये हमें पता है। तो बी का ऑर्डर हमने ऐसे डिफाइन कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में हमें दिया गया है, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है और यहाँ पे लिखा है ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्स हमें अभी पढ़ी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए = ए ट्रांसपोज आता है। तो हम ए तो हमें दे ही रखा है, ए ट्रांसपोज और निकाल लेंगे, इसका ए ट्रांसपोज और निकाल लेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे, फिर ए = ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर देंगे और उनके कॉरस्पेंडिंग जो एलिमेंट आ रहे हैं, संगत जो चर आ रहे हैं, उनको बराबर करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए एक्स और दूसरी ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में इसकी जगह जो वैल्यू आएगी वही एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद को करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में हमें एक 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, b = bij और इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं, bij = i × j होता है। तो हमें 3×3 ऑर्डर की दे रखी है तो इसके एलिमेंट्स हम मान सकते हैं। ये b = bij दे रखा है, पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज में उसकी जगह a = aij मानते थे हमने, यहाँ पे b = bij दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हम b11 b12 b13 b21 b22 ऐसे मान लेंगे और i और j की वैल्यू रखते जाएंगे। ऐसे b11 में i की जगह भी 1, j की जगह भी 1, b12 में i की जगह 1 और j की जगह 2, ऐसे वैल्यूज रख के bij की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन आपका होमवर्क है 9 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें निकालना है a और b, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं तो हमें a + b ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले हम b ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर a और b ट्रांसपोज को जोड़ देंगे तो हमारे पास ही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें लिख रखा है कि मैट्रिक्स ए को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ रखी हैं, तो उनको मैट्रिक्स ए के योग के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, ये देखिए। ए = हम लिखते हैं
ए इक्वल्स टू ए कोई मैट्रिक्स है जिसके हमें योग के रूप में लिखना होगा, तो उसमें क्या करते हैं हाफ और ए प्लस ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये हमारा फॉर्मूला है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त करने का। ये देखिए, ये तो सिमेट्रिक की परिभाषा हो गई, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज आता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज आता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, और हाफ करना है हमें दोनों का, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसी को हम बोलते हैं कि सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में हम मैट्रिक्स को व्यक्त करते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज आ रहा है, तो इस ब्रैकेट को तो हम पी के इक्वल मान लेते हैं, इसको तो हम मान लेते हैं पी के इक्वल, और इसको मान लेते हैं क्यू के इक्वल। तो ये पी है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दर्शाता है, और क्यू है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दर्शाता है, ये क्यू। तो हमें सबसे पहले पी की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए ट्रांसपोज चाहिए, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे हम पहले। ए ट्रांसपोज हमारा आया यहाँ पे 6 2 और ये 5 और 4 ये आ गया। पी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करना पड़ेगा। तो ए तो हमें दे रखा है 6 2 5 और 4, और ए ट्रांसपोज हमें दे रखा है 6 5 और 2 और 4। इनको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास p इक्वल्स टू मिलता है 12 7 7 और यहाँ पे मिलता है 8। ये मिल गया p। तो यहाँ पे हमें एक और बात दिखानी होती है कि p है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ही योग को दर्शा रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग को। तो हमें p ट्रांसपोज और निकालना पड़ेगा, p ट्रांसपोज और निकालना पड़ेगा, और p इक्वल्स टू p ट्रांसपोज होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो ये हमारा आना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही तो हम एडिशन दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलनी चाहिए, इसका मतलब p इक्वल्स टू p ट्रांसपोज मिलना चाहिए। तो हमें p ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको रो को कॉलम में लिख देंगे हम 7, और इस रो को 7 और 8, ये मैंने लिख दिया इसको। अब ये देखिए p और p ट्रांसपोज इक्वल है, इसका मतलब ये सममित होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है। अब इसके बाद हम q की वैल्यू निकालेंगे जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दिखाती है। ये देखिए a माइनस ए ट्रांसपोज हो गया है, तो इनको हमें माइनस करना है। तो ये माइनस करने पे आया 0, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे 3 आया, और 4 माइनस 4 0। तो ये हमें मिल गया q। अब हमें q ट्रांसपोज भी निकालना होगा ताकि स्क्यू सिमेट्रिक दिखा दे। हम इसको q ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास आया 0 माइनस का 3, ये आया 3 और ये 0। तो इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0 आया, ये 3 आया, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे 0। ये देखिए माइनस कॉमन ले लिया है मैंने। अभी इसकी जगह हम q लिख सकते हैं। ये देखिए q मैट्रिक्स इसके के इक्वल है, तो q ट्रांसपोज इक्वल्स टू आया हमारे पास माइनस का q। इस तरीके से हमने ये देख लिया है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होती है। अब इसका मान हमने जो योग के रूप में फॉर्मूला लिखा था p और q के मान, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमारे पास a मैट्रिक्स ही मिल जाएगी, और इसी के रूप में हमें व्यक्त करना था। ये देखिए क्वेश्चन में व्यक्त कीजिए कि जहाँ a इक्वल्स टू ये है, तो इस फॉर्मूले में हम p और q की वैल्यू रख देंगे तो a मैट्रिक्स से इक्वली हमें मिल जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में रखना था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है a मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें प्रूव करने हैं ये 4 पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या है, पहले तो हमें ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है। ए का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे और उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स की भी हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेनी है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैं निकालूं तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गई 2 1 1, ये माइनस का 1 0 और 2, ये 0 1 और 3, ये हो गई। अब इसकी भी मुझे ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेनी है, तो ये मैंने ब्रैकेट के ऊपर टी लगा दिया। ये देखिए ब्रैकेट के ऊपर टी लगा दिया। इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए मैं वापस रो को कॉलम में चेंज कर लूँगी। 2 माइनस 1 0, ये 1 0 1 1 2 3, और ये देखिए ए के इक्वल ही हमें मिल गई है ये। और पहले पॉइंट में हमें यही प्रूव करना था, ये ए के इक्वल ही मिल गई है। देखिए ए भी यही है और हमारे पास यही आया है। दूसरे मैट्रिक्स में दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में पी मान के सोल्व किया था। इसी तरह आपको भी ए ट्रांसपोज तो मैंने निकाल ही दिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है, उसको पी के इक्वल मानना है, और फिर क्या करना है, पी का भी ट्रांसपोज निकालना है, और पी इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज कर देंगे तो ये सममित आव्यूह सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज को हम क्यू मानेंगे, क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस क्यू प्रूव करना है। पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाया था, सेम उसी तरीके से आपको करना है ये। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि ए ट्रांसपोज था, ए ट्रांसपोज ए भी सममित आव्यूह होते हैं, ये भी हमें प्रूव करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए फोर्थ ए इंटू ए ट्रांसपोज,
तो ए तो हमें मैट्रिक्स दी हुई है 2 -1 0 1 0 1, ये 1 2 और 3 रखी है। और ए ट्रांसपोज मैंने अभी निकाली है, ये है 2 1 1 और यहाँ पे है माइनस का 1 0 2 0 1 और 3। इन दोनों के मल्टीप्लाई से जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी तो उसको हम नया नाम दे देंगे सी नाम दे देंगे। और ये मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद। ये आप कर लीजिए, सी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अब सी का हमें सी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। सी मैट्रिक्स की हमें सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी और उसको भी हम पी के इक्वल मानेंगे, पी इक्वल्स टू सी प्लस सी ट्रांसपोज मानेंगे और फिर उसका पी ट्रांसपोज निकालेंगे। पी इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज होने पर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगी। इस तरह से हमें ए ट्रांसपोज और इंटू ए भी प्रूव करना है। तो ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सी मान लेंगे, सी ट्रांसपोज निकालेंगे और पी इक्वल्स टू सी प्लस सी ट्रांसपोज करेंगे, फिर पी का ट्रांसपोज निकालेंगे। दोनों इक्वल आने पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। क्वेश्चन 13 में हमें ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो हमें 3a - 2b + c एक शून्य आव्यूह दे रखा है। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स दे रखा है ये, और जीरो मैट्रिक्स के मैंने माना था इसको हम जीरो के इक्वल ले सकते हैं। इसका मतलब 3a - 2b + c इक्वल्स टू हम जीरो ले सकते हैं। और c की वैल्यू निकालने के लिए 3a - 2b को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो c इक्वल्स टू आएगा -3a + 2b। तो -3a + 2b निकालेंगे, c की हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका होमवर्क है। इसके आगे 14 क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है b इक्वल्स टू Bij। तो हमें Bij के एलिमेंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखी है 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो इसमें 6 एलिमेंट होंगे। तो मैं आपको बता दूं, तो इसमें ये देखिए स्मॉल b के इक्वल लेना है हमें एलिमेंट्स, b1 1 b1 2। तो ये कैसे मानते हैं b इक्वल्स टू, ये देखिए इसमें 2 तो रो हैं, 2 तो रो हैं इसमें और 3 कॉलम है इसमें। तो ये देखिए 2 रो लेनी है हमें और 3 इसमें कॉलम लेनी है। तो इसका जो एलिमेंट 2 रो लेनी है हमें, तो b1 से शुरू होगा, पहले रो आती है बाद में कॉलम आएगा। ये b2 1 1, पहला कॉलम के लिए 1 आएगा, b1 1, रो तो 1 ही है। सेकंड कॉलम b1 2, रो तो 1 और थर्ड कॉलम 2, दूसरी रो आ गई, फर्स्ट कॉलम b2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम b2 3। ऐसे तो हमें आई इसमें i की जगह तो पहले तो 1 रखना है, j की जगह 1, और b1 2 के लिए i की जगह 1, j की जगह 2। ऐसे b2 3 में क्या करना है, i की जगह 2 रखना है, j की जगह 3 रखना है, इस वाले केस में देखिए। और ऐसे हम इन 6 की वैल्यू निकाल लेंगे और इन 6 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें बी मैट्रिक्स मिल जाएगी। यही हमें निकालना है, इनके एलिमेंट्स हमें निकालने थे। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे आई और जे की, तो हमें 6 के 6 एलिमेंट मिल जाएंगे। मैंने आपको एक बता दिया है कि कैसे हम लिखते हैं। ऐसे ही आपको जो पीछे पहले क्वेश्चन आए थे वो भी ऐसे ही करने हैं आपको सेम। इसके आगे 15 क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में हमें 3 मैट्रिक्स ए बी और सी दे रखे हैं। तो हमें मैट्रिक्स ए बी सी का मतलब ए बी सी तीनों मल्टीप्लाई में है कि प्रथम पंक्ति के हमें एलिमेंट्स निकालने हैं। केवल फर्स्ट रो के एलिमेंट्स निकालने हैं, सारा इनका गुणा नहीं करना है हमें। तो इनको इसके लिए हमें को आपको बता दिया, तो आप डायरेक्ट पूरा गुणा करके एक प्रथम पंक्ति के अवयव निकाल लीजिए, या हमें प्रथम पंक्ति के अवयव निकालने हैं। तो सबसे पहले सिंपल आपको बताती हूँ मैं, ए की फर्स्ट रो को बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी जो मल्टीप्लाई होता है उसका फर्स्ट रो हमारे पास आ जाती है। अब ए बी की जो फर्स्ट रो आ गई है उसको सी के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए बी सी का फर्स्ट रो आ जाएगी। ऐसे ही आपको करना है, पहले इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो हमारे पास आएगी ए बी की जो फर्स्ट रो आएगी उसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। ए बी सी का आपको फर्स्ट रो के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है। तो हमें ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। ए इंटू ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स आएगी वो निकालना है। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, उसके बाद ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमें ए लेना है। ये आपको होमवर्क है, सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, ये 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में दे रखी हैं, इक्वल्स टू 0 हो तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो पहले इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जो आएगी इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो होने के बाद एक ऐसी टर्म आ जाएगी कि उसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आसानी से जाएगी। आप इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखिए, हमारे पास एक ही एलिमेंट बचेगा, उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे तो हमें x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें b एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो हमें प्रूव करना है b² - ad। पहले b² निकालेंगे माइनस a + d, ये कोई कॉन्स्टेंट है।
इसको हम बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए प्लस डी को ऐसे ऐसे कैसे ही रखना है, ये कोई संख्या नहीं दे रखी है हमको, ये कांस्टेंट ही नंबर मानेंगे हम इसको। पहले एलएचएस निकालेंगे, इसके बाद आरएचएस जब निकालेंगे तो आरएचएस में बीसी माइनस एडी, इसको भी हम कांस्टेंट ही मानेंगे। जो I2 है, I2 हमें दे रखा है, ये सेकंड ऑर्डर की क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो ए बी सी माइनस ए डी को हम इन 1 से 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो भी आएगी LHS इक्वल्स टू RHS हमें दिखाना है। पहले बी स्क्वायर निकालेंगे, माइनस में से माइनस करेंगे ये, तो हमारे पास RHS मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क है, ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, आप करेंगे तो आपको पता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दे रखा है ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है हमें हो, तो हमें ये निकालना है को अवयव ए के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है। जो ए मैट्रिक्स है उसको स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करना है, और जो बी मैट्रिक्स है उसको स्मॉल बी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हमें इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है एक बार, तो एक बार घटाना है। फिर जो दोनों मैट्रिक्स आएंगे जोड़ने घटाने के बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स आएगी कहीं ना कहीं जिसमें ये वाला रूप आ रहा हो 1 0 0 1। अगर ऐसा कुछ आता है उसमें से कांस्टेंट नंबर लेने के बाद मान ली 7 0 0 7 ही आता है, तो हम 7 को बाहर ले लेंगे और इसको कर देंगे 1 0 0 1, तो उसको लिख सकते हैं 7A अपन लिख सकते हैं आंसर में। तो ऐसे ही इसमें लिखा कि ए के रूप में व्यक्त कीजिए, अगर ऐसा कुछ बन रहा होगा तो उसकी जगह हम ए लिख देंगे। ये क्या है इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या करना है, 20 में देखिए ए है जो मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें प्रूव करना है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं होता है। तो पहले तो हम माइनस बी निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर ए माइनस बी की जो मैट्रिक्स आएगी वो निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे इसको इसी से मल्टीप्लाई करके। और RHS में क्या करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 2ab और बी स्क्वायर निकालेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, इनको जोड़ेंगे, तो देखेंगे RHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम प्रूव कर देंगे ये भी। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखा था हमें ए स्क्वायर इक्वल्स टू के माइनस 2i2 दे रखा है, तो के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकालने के लिए के को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए के ए लिखा हुआ है, तो के को जब हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो के यहाँ पे गुणा में आएगा, तो के को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको लिख देंगे 3k माइनस 2k 4k, यहाँ पे माइनस 2k ऐसे लिख सकते हैं। 2i2 दे रखा है यहाँ पे, तो i2 का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था मैट्रिक्स को दर्शाती है, लेकिन 2 यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है, सेकंड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स लेनी है हमको और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट में हमको के की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए के माइनस 2i2 करेंगे तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिलेगी, ए स्क्वायर करेंगे तभी एक मैट्रिक्स मिलेगी, फिर हम वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम करके के की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है, हमें ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें 2 चीज़ें प्रूव करनी है। पहले तो ए स्क्वायर निकालना है, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देखना है कि ये माइनस i2 के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। i2 का मतलब वही सेकंड ऑर्डर के लिए नहीं है हमें, और दूसरा वाला ये प्रूव करना है, ये आप आसानी से कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो एफ ए इक्वल्स टू ये दे रखा है, तो हमें एफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 5a प्लस 7i कर देंगे, तो एफ ए की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। ये भी होमवर्क है। ये देखिए 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। कोस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर बीटा से, फिर प्लस का साइन आएगा, ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इससे, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा इंटू में प्लस कोस अल्फा, और ये है साइन अल्फा इंटू होगा कोस बीटा से, और ये होगा साइन बीटा से। ये तो हमारा एक एलिमेंट आ गया। अब दूसरे एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई होगा किससे, कोस बीटा साइन बीटा से। तो ऐसे को ऐसे लिख देते हैं इसको, कोस स्क्वायर अल्फा ये कोस बीटा और ये है साइन बीटा, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, बीच में साइन आता है प्लस का, उसके बाद ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इससे, तो इसको भी हम एज इट इज लिख देते हैं कोस अल्फा, ये है साइन अल्फा, ये हमारा है साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब देखिए अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाई होंगे कोस स्क्वायर बीटा से, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे आया कोस बीटा, यहाँ पे आया साइन बीटा। इसके बाद क्या करते हैं हम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा है, यहाँ पे है कोस बीटा साइन बीटा, तो इसको भी हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू कोस बीटा, और ये आया साइन बीटा हमारा, प्लस का साइन, साइन स्क्वायर अल्फा है ये मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर बीटा से, साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई 2 × 2 ऑर्डर की।
चारों एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं हमारे। इसके बाद देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट आया है हमारा उसमें कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन आ रहे हैं। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो कोस अल्फा कोस बीटा हम कॉमन ले लेंगे। इसमें देखिए तो हमारे साइन अल्फा और कोस बीटा कॉमन आ रहे हैं, और ऐसे ही चारों में कॉमन आ रहे हैं। जो भी कॉमन आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए पहले इसमें तो कॉमन आ रहा है हमारा कोस अल्फा और कोस बीटा, तो इनको मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे कोस अल्फा बच गया एक, तो और एक बच गया कोस बीटा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। प्लस ऐसे कैसे यहाँ पे बच गया साइन अल्फा और ये बच गया साइन बीटा। हम ऐसे कैसे लिख देते हैं। सेकंड स्टेप में जब बात करें हम तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है एक तो कोस अल्फा और एक आ रहा है कॉमन साइन बीटा। तो ये देखिए कोस अल्फा और साइन बीटा मैंने कॉमन ले लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोस अल्फा एक तो कॉमन आ गया है, एक ऐसे कैसे कोस अल्फा कोस बीटा ऐसे कैसे ही है, ये प्लस का साइन कोस अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, एक साइन बीटा कॉमन ले लिया, लेकिन एक साइन बीटा अभी भी बचा हुआ है यहाँ पे। तो साइन अल्फा और साइन बीटा एज इट इज लिख दिए मैंने। देखिए अब तीसरे वाले एलिमेंट में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेते हैं वो भी। तीसरे वाले एलिमेंट में हमारे कॉमन आ रहा है कोस बीटा एक, तो एक साइन अल्फा कॉमन आ रहा है। तो साइन अल्फा और कोस बीटा इनको कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचा कोस अल्फा और कोस बीटा ये बचा, प्लस का साइन, एक साइन अल्फा हमने कॉमन ले लिया तो एक साइन अल्फा बचा यहाँ पे और साइन बीटा बचा। ये एलिमेंट्स हमारे पास बच रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखें इस वाले स्टेप में तो हमारे पास साइन अल्फा और साइन बीटा कॉमन आ रहे हैं। इसके बाद कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ऐसे कैसे लिख देंगे हम, ये देखिए। अब कहीं ना कहीं ये जो अंदर ब्रैकेट में आ रहे हैं ये सेम ही आ रहे हैं और ये एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो ये फॉर्मूला होता है किसका, कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस आता है यहाँ पे फिर साइन अल्फा और साइन बीटा। तो हमें ये वाला पद दिया हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाले स्टेप मैंने आपको जो सिंपल वाली ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले लिखाए थे उसमें आपको बताया था ये वाला, तो उसके तरह हम ये फॉर्मूला लिख देंगे इसकी जगह। जहाँ पर भी ये वाला टर्म आ रहा है उसकी जगह कोस अल्फा माइनस बीटा हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या बन गया, कोस अल्फा, ये बचा कोस बीटा और इसको हम लिख सकते हैं कोस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन अल्फा कोस बीटा और इसको लिखेंगे कोस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि सही ब्रैकेट यही बन रहे हैं। यहाँ पे आया कोस अल्फा साइन बीटा और यहाँ पे बच गया कोस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे देखिए साइन अल्फा साइन बीटा और यहाँ पे आया कोस अल्फा माइनस बीटा, ये हमने लिख दिया, इसको ये हमने लिख दिया। अब देखिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन में कहीं भी आपको अल्फा माइनस बीटा दिखेगा तो उसकी जगह हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2m माइनस 1 पाई बाई 2 रखेंगे, तो इसकी जगह हम 2m माइनस 1 पाई बाई 2 रख देते हैं अल्फा माइनस बीटा की जगह। तो ये देखिए कोस अल्फा ये कोस बीटा तो एज इट इज, फिर ये कोस ऐसे कैसे। अब अल्फा माइनस बीटा की जगह हमें रखना है 2m माइनस 1 पाई बाई 2, सबकी जगह हम ये रख देते हैं कोस अल्फा साइन बीटा कोस 2m माइनस 1 पाई बाई 2, और ऐसे ही यहाँ पे भी रखेंगे साइन अल्फा कोस बीटा कोस 2m माइनस 1 पाई बाई 2, यहाँ पे आया साइन अल्फा साइन बीटा कोस 2m माइनस 1 पाई बाई 2। ये देखिए मैट्रिक्स बन गई है। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि जो m है वो नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर आता है हमारा क्या, 1 से स्टार्ट होके और इन्फिनिटी तक आते हैं। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन तो ये आया, लेकिन हमें प्रूव करना था 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल प्रूव करने के लिए हम m की वैल्यू से रखना स्टार्ट करते हैं। तो m की वैल्यू सबसे पहले 1 रखते हैं मानिए। तो मैंने जब m की वैल्यू 1 रखी तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, 2 माइनस 1 कितना आया 1, 1 इंटू पाई बाई 2 आया हमारा पाई बाई 2। तो कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, और सभी पे ही 0 आएगी क्योंकि हम सभी में m की इक्वल m1 रखेंगे तो ये 0 ही वैल्यू आएगी। अब देखिए अब m की जगह 2 रखिए आप, 2 इंटू 2 कितना 4, 4 माइनस 1 3, 3 पाई बाई 2। तो कोस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू निकालिए आप, वो भी आपके पास 0 ही आएगी। ये कंफर्म बात है, आप निकाल के देख लीजिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, इसीलिए बताया था आपको ताकि आपका यूज़ हो। वो सभी क्वेश्चंस में भी आपका यूज़ होता है, फिजिक्स में भी आपका यूज़ होता है, इसलिए ऐसे ही आप अगर इसकी जगह 3 रखेंगे तो 5 पाई बाई 2 आ गया। कोस 5 पाई बाई 2 की वैल्यू निकालिए आप, वो भी आपके पास 0 ही आएगा। इसका मतलब m की वैल्यू नेचुरल नंबर में से जब आप रखेंगे तो हमारे पास ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, चारों ही एलिमेंट हमें क्या मिलेंगे 0 मिलेंगे। इसके इक्वल हमें मिलेंगे देखिए
0 0 cos π/2 की वैल्यू तो हमें पता ही है, वो तो हम डायरेक्ट 0 0 लिख सकते हैं। और 3π/2 की, 5π/2 की, 7π/2 के निकाल के देख लीजिए, 0 ही मिलेंगी आपको, 0। अब ये 0 क्या है, ये 0 मैट्रिक्स मिल गई। 0 मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, और यही तो हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। देखिए यही हमें प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया है, यही है। तो ये हैंस प्रूव्ड हो चुका है, ये हैंस प्रूव्ड है। ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और आपको समझ में भी आ गया होगा, और आपको पूरी एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।